अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जैसे कि हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 6 को स्टार्ट किया था, जिसका जो है नेम मेन क्या था कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ऑन एक्सचेंज रेट, कि गवर्नमेंट किस तरीके से जो है एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि आपके पास जो है डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसको जो है हमने कहा था क्लासीफाई किया था किसके बेसिस पे, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बेसिस पे, कि गवर्नमेंट कितना जो है उसमें इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट किस तरीके से उनको कंट्रोल करती है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट टॉपिक का कंटेंट है वो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड इंटरवेंशन एज अ पॉलिसी। आज हम जो है मेजरली देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवेंशन करता है, गवर्नमेंट किस तरीके से जो है इसमें इंटरवीन करता है करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टेबल बनाने के लिए, ताकि आपकी जो है करेंसी या जो एक्सचेंज रेट है उसमें ज्यादा अप एंड डाउन ना आ सके। तो जैसे कि हमने कहा कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो है वो इसमें इंटरवेन करती है। तो अब डायरेक्टली गवर्नमेंट तो खुद इंटरवेन नहीं करती, हर मुल्क में जो है उन्होंने अपने सेंट्रल बैंक्स बनाए होते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान का जो है बैंक क्या है, वो है स्टेट बैंक है। तो हम जो है क्या कर रहे हैं, इस बुक के एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है कि इसको भी उसी तरीके से देखना है कि जो बुक ने जो है एग्जाम्पल आपको दी हुई है, और उन्हें कहा हुआ है कि यूएस में आपके पास जो है क्या है, जो स्टेट में सेंट्रल बैंक है उसको हम कहते हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम, कि वो क्या करती है, कि उसका ड्यूटी क्या है, कि वो जो है इंटरवेनिंग करती है फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है, और इसके अलावा अपने भी जो है फंक्शंस को परफॉर्म करती है, और कहता है कि इन पार्टिकुलर दे अटेम्प्ट टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द मनी सप्लाई इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज इन अ वे दैट विल फेवरेबली अफेक्ट इकोनॉमिक कंडीशन। और ये मुल्क के अंदर क्या करती है, मनी सप्लाई को भी जो है रेगुलेट करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ता है ना आपके मुल्क में। ठीक है, कि आपके जो है मनी सप्लाई जितनी होगी, मनी सर्कुलेशन कितनी है चल रही है, तो वो भी आपकी इकोनॉमिक सिचुएशंस को इम्पैक्ट करती है। और इसे जो है कहता है कि तीन मेजर रीजंस हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इंटरवेन करना पड़ता है, उसको जो है मैनेज करना पड़ता है, या सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ता है कि अपनी होम करेंसी को मैनेज करना पड़ता है। पहली चीज कहता है कि टू स्मूथ एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, कि आपके मुल्क करेंसी के जो एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स हैं उसको जो है स्मूथ करें। ठीक है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी को रोके, वॉलिटिलिटी को उसको कम करें। दूसरी बात कहता है कि एस्टैब्लिश इम्प्लिसिट एक्सचेंज रेट बाउंड्रीज, कि आपके जो है जो एक्सचेंज रेट है उसके लिए कुछ रेंजेस बता दें कि उसके अंदर जो है ये मूवमेंट कर सके, टू रिस्पॉन्ड टेम्परली डिस्टर्बेंसेस, और आपके जो इकोनॉमी में डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं उसको क्या करें, जो है उसको स्मूथ कर सके, उनको जो है रिस्पॉन्ड करें, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। पहली चीज जो हमने कहा कि क्या है, कि मकसद हमारा क्या है, स्मूथ एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स किस तरीके से, कहता है कि सेंट्रल बैंक इज कंसर्न विद इट्स इकोनॉमी will be affected by abrupt movements in its home currency value. It may attempt to smooth the currency movements over time. Its actions may keep business cycle less volatile. कि इसका कंसर्न क्या हो जाएगा, कि जब उसको नजर आ जाता है कि आपकी जो है एक्सचेंज रेट जो वैल्यू है आपकी कंट्री की करेंसी की, वो जो है बहुत ज्यादा डिवैल्यू हो रही है, या जो उसमें मूवमेंट बहुत जल्दी आ रहे हैं, वॉलेटाइल है, अप एंड डाउन आ रहे हैं, तो वो क्या करता है कि बिजनेस के जो एक्शन है उसको जो है साइकिल को वॉलेटाइल करने को रोकता है, क्योंकि बिजनेसेस जो है उससे क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके प्रॉफिट जो है श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, जो है या कभी एप्रिसिएशन आ रही होगी, कभी डेप्रिसिएशन आ रही होगी, जब इतना क्विकली आपके पास जो है क्या हो रही होंगी, अप एंड डाउन चल रहे होंगे। सो कहता है कि द सेंट्रल बैंक में इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग एक्सचेंज रेट अनसर्टेनिटी, और सेंट्रल बैंक के पास जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को आप प्रमोट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनस्टेबिलिटी को या अनसर्टेनिटी को खत्म करना होगा एक्सचेंज रेट का। क्योंकि वो जो है हमने क्या कहा, जब हमने प्रीवियसली फिक्स एक्सचेंज रेट में कहा था, तो हमने कहा था कि ट्रेडर जो बिजनेस पर्सन हैं या ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो ज्यादा जो है अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों कंफर्टेबल फील करते हैं, उनके जो प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं वो श्रिंक नहीं हो रहे, तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि जी हमारे जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो थोड़े से स्टेबल हो सकते हैं। और मजीद कहता है कि फर्दर मोर स्मूथिंग करेंसी मूवमेंट्स में रिड्यूस फियर्स इन द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज दैट कुड कॉज अ मेजर डिक्लाइन इन अ करेंसी वैल्यू। ठीक हो गया, और आपके पास जो मार्केट में क्या था, फाइनेंशियल मार्केट भी तो आपकी इसी के साथ रिलेटेड है, ट्रेड की तरह। ठीक हो गया, और जो स्पेकुलेटिंग एक्टिविटीज हैं वो भी तो इसी की बेसिस पे ही होती हैं कि आपके प्रॉफिट स्विंग होंगे या ये होंगे, ज्यादा होंगे। तो जब आपके पास जो है इस चीज का फेयर भी जो है खत्म हो जाएगा, जब आप क्या कर लोगे कि अप एंड डाउन को खत्म कर दोगे, आप करेंसी की वैल्यू जो है स्टेबलाइज करने की कोशिश करोगे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा था एस्टैब्लिश इम्प्लिसिट एक्सचेंज रेट बाउंड्रीज, कि some central banks attempts to maintain their home currency rates with some unofficial or implicit boundaries, कि वो उसके लिए कोई अनऑफिशियल सी बाउंड्रीज बना लेता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की तरह नहीं होता है कि वहाँ पे ऑफिशियली उसके लिए रेट बता रेंज बता देता है, बल्कि अनऑफिशियल जो है उसके लिए रेंज रख लेता है कि हमने इसको जो है करेंसी को इसके रेंज के दरमियान मूवमेंट्स को हमने छोड़ना होगा।
ठीक है, कहते हैं कि एनालिस्ट आर कॉमनली कोटेड एज forecasting that a currency will not fall below or rise above a particular benchmark value because the central bank would intervene to prevent that. और आपके पास जो मार्केट एनालिस्ट होते हैं वो जो है फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि जो आपके पास अप एंड डाउन आ रही है वो एक खास लिमिट तक चलेंगी, वो उसको जो है एज ए बेंचमार्क के अगेंस्ट देखेंगे कि इतना अप आ सकता है, इतना जो है डाउन आ सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका अगर ज्यादा जो है डाउन आएगा या जो एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा आएगी तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल बैंक डायरेक्टली उसमें इंटरवेन करना शुरू कर देगा। सो कहते हैं कि द फेडरल रिजर्व पीरियडिकली इंटरवेन टू रिवर्स द यूएस डॉलर अप एंड डाउनवर्ड मोमेंटम। ठीक हो गया कि फेडरल जो रिजर्व है वो क्या करता है कि वो पीरियडिकली देखता रहता है, अपनी करेंसी को देखता रहता है ताकि जो है वो ज्यादा अप्रिशिएट ना हो जाए, ज्यादा डेप्रिशिएट ना हो जाए, तो उसको जो है क्या करता है, रिव्यू करता है और उसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं अगर बहुत ज्यादा वो आगे चली जाती है या बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, उसको अपने एक लिमिट से आगे बढ़ने नहीं देती। थर्ड हमने कहा कि रिस्पॉन्ड टू टेम्पररी डिस्टर्बेंसेस, इन सम केसेस अ सेंट्रल बैंक में इंटरवीन टू इंसुलेट अ करेंसी वैल्यू फ्रॉम टेम्पररी डिस्टर्बेंसेस। In fact, the stated objective of the Fed intervention policy is to counter disorderly market conditions. कि मार्केट में आपके पास जो डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन अगर अनस्टेबल चल रही है तो वो क्या कर देती है कि वो जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ठीक है, वो जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है, जिसको जो है नेक्स्ट स्लाइड में हमने जो है एग्जाम्पल के जरिए से बताया हुआ है। एग्जाम्पल कहता है कि क्या है कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, एक्सपेक्टेशन है कि जी फ्यूचर में आपकी जो है क्या हो रही है कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो क्या कहता है कि आपके पास क्या होती है कि इस चीज की जो है एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट हो सकती है कि जापानीज येन की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि अब जो है आप ऑयल को नहीं परचेज कर सकते। सो क्या होगा, कहता है कि बिकॉज जापान एक्सचेंजेस येन फॉर यूएस डॉलर्स टू परचेज ऑयल फ्रॉम ऑयल एक्सपोर्टिंग, क्योंकि जापान क्या कर रहा है कि वो जो है यूएस डॉलर को परचेज कर रहा है ऑयल को परचेज करने के लिए, क्योंकि वो जो है येन में तो नहीं सेल आउट हो रहा है, वो तो यूएस डॉलर में सेल आउट हो रहे हैं, तो उनकी जब वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी क्योंकि डॉलर जो है बढ़ चुका है या जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। सो कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्पेकुलेटर्स में एक्सचेंज येन फॉर डॉलर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस डिक्लाइन, और आपके मार्केट में जितने भी स्पेकुलेटर्स बैठे होंगे वो क्या करेंगे कि वो जो है डायरेक्टली एक्सचेंज करना शुरू कर देंगे येन को डॉलर्स में। Central bank may therefore intervene to offset the immediate downward pressure on the yen caused by this such market transactions। क्योंकि जब लोग जो है क्या करेंगे, स्पेकुलेटर जो है डॉलर को परचेज करना शुरू कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि वो जो है येन की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सेंट्रल बैंक इंटरवेन करना शुरू कर देगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा। और इसलिए कहता है कि several studies have found that government intervention does not have a permanent impact on exchange rate movements. In many cases, intervention is overwhelmed by market forces। कि आपके पास जो है गवर्नमेंट कोई परमानेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती कि मार्केट की सिचुएशन कौन कौन सी चीजों को जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी या इंटरवेन करके कंट्रोल करेगी। तो इसलिए जो है वो क्या करती है कि वो जो है उस तरीके से उसको बाउंड नहीं कर पा सकती, लेकिन कहता है कि अगर आपके पास इंटरवेंशन ना हो तो फिर आपकी जो है करेंसी की मूवमेंट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी। तो कुछ हद तक गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि या जो है सेंट्रल बैंक जब इंटरवेन करती है तो इस मूवमेंट को रोक लेती है, उसको कंट्रोल कर सकती है। दो किस्म की जो है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो सकती हैं, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है। डायरेक्ट इंटरवेंशन क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि डायरेक्टली अपने जो है रिजर्व्स को यूज करती है। किस तरीके से, कहता है कि जी टू फोर्स द डॉलर टू डेप्रिशिएट द फेड कैन इंटरवेन डायरेक्टली बाय एक्सचेंजिंग डॉलर्स दैट इट होल्ड्स एज रिजर्व फॉर अदर करेंसीज फॉरेन करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कि डॉलर की जो है जैसे हमने कहा कि वो देखता है कि डॉलर को जो है वो डेप्रिशिएट करना चाहता है, तो फेडरल जो है फेड जो उनका है वो डायरेक्टली इंटरवेन करेगी, एक्सचेंज करेगी डॉलर्स को दूसरी करेंसीज के साथ, अपने रिजर्व्स को बाहर निकाल लाएगी और उसको कन्वर्ट कर देगी दूसरी करेंसीज में। सो क्या कहता है कि इसको हम जो है फ्लोटिंग दी एक मार्केट विद डॉलर्स भी कहते हैं, क्योंकि आपने जो है मार्केट को डॉलर से भर दिया, आपने जो है फॉरेन करेंसी के साथ उसको जो है एक्सचेंज करना शुरू कर दिया और मार्केट को बहुत ज्यादा डॉलर्स दे दिए। सो इससे क्या होगा, कहता है कि द फेड पुट्स डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द डॉलर, तो डॉलर पे जो है वो प्रेशर का बढ़ना शुरू हो जाएगा डाउनवर्ड की तरफ। कहता है कि इफ द फेड डिजायर्स टू स्ट्रेंथन द डॉलर इट एक्सचेंजेस फॉरेन करेंसीज फॉर डॉलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देयरबाय पुटिंग अपवर्ड प्रेशर, और फिर वो क्या करेगा, इनवर्स सिचुएशन की तरफ जाएगा कि वो क्या करेगा, अपनी करेंसीज को उसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, जिसको जो है इन्होंने एग्जांपल के जरिए से एलैबोरेट किया हुआ ग्राफ के जरिए से नेक्स्ट स्लाइड में कहता है कि द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश पाउंड्स आर illustrated in exhibit 6.2 to strengthen the pound's value or to weaken the dollar the fed exchange dollars for pounds। कि फेड क्या करेगी, अगर जो है वो पाउंड्स की वैल्यू को जो है स्ट्रॉन्ग करना चाहती है तो फेड क्या कर लेगी कि जो है डॉलर्स को एक्सचेंज कर लेगी पाउंड्स, वो पाउंड्स को परचेज कर लेगी। तो जब हमने क्या कहा कि जब उसकी डिमांड बढ़ेगी पाउंड्स की तो क्या हो जाएगा, उसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और यही बात कहता है कि विच कॉजेस
एन आउटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड फॉर पाउंड्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है कि उसकी जो है मार्केट में उसकी जो है डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे हम जो है इस ग्राफ में देखें कि आपके पास जो है पहली चीज यहाँ पे देखें तो फेड एक्सचेंज को हमने कहा कि डॉलर को पाउंड के साथ अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि पाउंड जो है वो स्ट्रांग हो जाए, तो आप क्या कर लोगे कि आप जो है पाउंड को खरीदना शुरू कर दोगे। जब आप पाउंड को खरीदना शुरू कर दोगे तो आपकी डिमांड जो है वो D1 से कहाँ पे चली गई है, D2 पे चली गई है। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, और हमने कहा कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है। हर बंदा मार्केट में जो है क्या करेगा, पाउंड्स को लाना शुरू करेगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, आपके पास जो है न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस उसकी जो है एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी, V2 कहलाएगी। इनवर्सली कहता है कि अगर वो क्या कर दिया, अपनी करेंसी को जो है वीक करना चाहती है, तो क्या होगा, कहता है कि टू वीकन द पाउंड्स वैल्यू द फेड एक्सचेंज पाउंड्स फॉर डॉलर्स। फेड क्या कर देगी, अब पाउंड्स को क्या कर देगी, डॉलर्स के साथ एक्सचेंज कर देगी, which causes an outward shift in the supply of pounds for sale in the foreign exchange market। और इससे क्या हो जाएगा कि आपके पास जो है सप्लाई पाउंड्स की वो जो है कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अपवर्ड शिफ्ट उसकी तरफ, सप्लाई की तरफ आना शुरू हो जाएगा। किस तरीके से, ठीक है, कहता है कि आपके पास क्या था कि आपने जो है V1 अब यहाँ पे था, तो हमने क्या कहा कि अब आप क्या कर रहे हो कि पाउंड्स को जो है बेच रहे हो और डॉलर्स को खरीद रहे हो। ठीक है, तो जब आप पाउंड्स को मार्केट में फ्लो कर रहे हो, डॉलर्स को खरीद रहे हो, तो पाउंड्स की जो है क्या हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। जब उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, जो है कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास क्या है, पाउंड जो है वो आपके पास मार्केट में कम हो जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सचेंज कर रहे हो और डॉलर्स लेकर आ रहे हो। तो जब आप डॉलर्स को लेकर आ रहे हो तो आपके पास क्या हो जाएगी, जब डिमांड बढ़े कम होती है तो आपके पास क्या हो जाएगी, डिमांड उसकी जो है इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप उसको सेल आउट कर रहे हो, हर बंदा उसको परचेज करने की कोशिश करेगा, और आपके पास जो है उसकी सप्लाई जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। जो कि हमने यहाँ पे देखा कि हमने क्या कहा, कहता है कि जी द फेड एक्सचेंजेस पाउंड्स फॉर डॉलर्स, के पाउंड्स को डॉलर्स के साथ एक्सचेंज करें, which causes an outward shift in the supply of pounds for sale in the foreign exchange market। कि आपके पास क्या हो जाएगा, उसमें शिफ्ट आ जाएगा। ये हो गया, कहाँ पे शिफ्ट आ जाएगा, आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ शिफ्ट आ जाएगी, क्योंकि आपने क्या कर दिया कि पाउंड्स को जो है मार्केट में सेलिंग के लिए लेकर आ गए, तो मार्केट में जो है क्या हो जाएगी, पाउंड के लिए जो है अब डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आपके पास जो है क्या हो जाएगी, सप्लाई अपनी जगह से मूव हो जाएगी, उधर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि हमने क्या कहा था कि आपके पास जो है शिफ्ट्स वगैरह कब आते हैं, जब आपके पास जो है अदर फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो इन्होंने जो है जापान की एग्जांपल दी हुई है। कहता है कि जापान ने इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया था। कहता है कि अर्ली 2004 में जापान के सेंट्रल बैंक ने क्या कर दिया, जो बैंक ऑफ जापान के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है, उसने जो है सेवरल ओकेजन्स पे इंटरवेन किया। किस तरीके से, कहता है कि फर्स्ट 2 months of 2004 द बैंक ऑफ जापान सोल्ड येन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन एक्सचेंज फॉर $100 बिलियन। ठीक हो गया, $100 बिलियन, ठीक है, या $100 बिलियन के उसने क्या कर दिया कि आपने जो है येन को सोल्ड कर दिया, किसके बदले में, जो है उसने $100 बिलियन को परचेज कर लिया। ठीक है, तो $100 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट कि आप अपने जो है करेंसी को मार्केट में फ्लोट कर दिया। एंड देन ऑन मार्च 5 2004 the Bank of Japan sold yen in the foreign exchange market in exchange for $20 billion। ठीक है, कि आपके पास क्या हुआ कि फिर उन्होंने क्या कर दिया कि आपने जो है येन को फॉरेन मार्केट में सेल आउट कर दिया, ये हो गया $20 बिलियन जो है एक्सचेंज में, which put immediate downward pressure on the value of the yen। और जिसने क्या कर दिया कि येन पे जो है डाउनवर्ड प्रेशर पुट कर दिया और उसको डाउन कर दिया। So कहते हैं कि direct intervention is usually most effective when there is a coordinated effort among central banks। If all central banks simultaneously attempt to strengthen or weaken the currency in the manner just described, they can exert greater pressure on the currency value। कि अगर आपके पास जो है डायरेक्ट इंटरवेंशन जो है क्या करती है कि अगर बैंक्स कोऑर्डिनेटेड होंगे, सारे के सारे बैंक जुड़े होंगे और वो चाहते हैं कि जो है करेंसी और उसको जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकें, उनको जो है प्रॉपर तरीके से जो है चला सकें, ठीक है, उसको कंट्रोल कर सके, वीक और जो है स्ट्रेंथन अपनी मर्जी से कर सके, जिस तरीके से हमने ऊपर जो है एग्जांपल्स में देखा। तो उसके लिए क्या होगा कि उनको जो है कोऑर्डिनेटेड होना पड़ेगा, और जब वो कोऑर्डिनेटेड होंगे तो वो जो है एक ग्रेटर प्रेशर जो सपोर्ट कर सकते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उनको स्टेबलाइज करने के लिए। सो नेक्स्ट कहता है कि आपके पास जो है क्या हो सकती है कि रिलायंस ऑन रिजर्व्स, आप जो है अपने रिजर्व्स पे भी रिलायंस कर सकते हो, इसके लिए आप इसको स्टेबल करने के लिए। किस तरीके से, कहता है कि the potential effectiveness of central banks direct intervention is amount of reserves it can use for। ठीक हो गया कि आपके पास क्या हो सकता है कि वो डायरेक्ट इफेक्टिवनेस शो करना चाहता है, इंटरवेंशन शो करना चाहता है, तो उसके पास जितने रिजर्व्स होंगे वही जो है उसको हेल्प आउट कर सकता है। तो कहता है कि चाइना के पास क्या है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व्स हैं, ठीक हो गया, और वो क्या करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसको जो है इंटरवेन करने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक हो गया, और जो क्या करता है कि उसके लिए जो एशिया में जितनी भी कंट्रीज है उससे बेटर कर सकता है, क्योंकि उसके सारे का सारा बिजनेस क्या है, वो जो है एक्सपोर्ट्स बेस्ड बिजनेस कर रहा है, तो उसके पास जो है करेंसी
रिजर्व जो है बहुत ज्यादा है, एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा है। So कहता है कि सेंट्रल बैंक हैज अ लो लेवल ऑफ रिजर्व्स, इट मे नॉट बी एबल टू exert much pressure on the currency value. Market forces would likely overwhelm its action. ठीक है, और कहता है कि अगर उसके पास जो है रिजर्व्स कम होंगे, जैसे हमारी कंट्री के देख लें तो हमारे रिजर्व्स कम थे, तो हम जो है करेंसी की वैल्यू को जो है उस पर जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर प्रेशर नहीं पुट कर सकते थे। सो मार्केट जो बेसिस जितनी थी उसने ही जो है उसको डिटरमाइन किया कि क्या प्राइस होगी, कैसे प्राइस होगी। कहता है कि एज अ फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज हैज ग्रोन, सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन हैज बिकम लेस इफेक्टिव। और जैसे आपके पास जो है क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज की एक्टिविटी बढ़ने शुरू होगी, सेंट्रल बैंक की जो है उसमें इफेक्टिवनेस कम हो, इंटरवेंशन कम होने लगी। ठीक हो गया, अब वो जो इतना खास जो इफेक्ट शो नहीं करने लगी। So कहते हैं कि the volume of foreign exchange transaction on a single day now exceeds the combined value of reserves at all central banks. Consequently, the number of indirect intervention has declined. और इस तरीके से आपके पास जो है जितने इंटरवेंशन जो है जो सेंट्रल बैंक कर रहे थे वो जो है कम होना शुरू हो गई। And in 1989, for example, the Fed intervened on 97 different days. Since then, the Fed has not intervened on more than 20 days in a year. उसने जो है पहले 97 डिफरेंट डेज पे जो है उसमें इंटरवेंट करना शुरू कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है 20 दिनों तक जो है उसमें इंटरवेंट नहीं किया था, या 20 दिन से ज्यादा जो है साल में वो इंटरवेंशन नहीं करता रहा। सेकंड मेथड आपके पास जो है क्या है, वो है नॉन स्टेरलाइज्ड वर्सेस स्टेरलाइज्ड इंटरवेंशन। ठीक हो गया कि आप जो है किस तरीके से जो है इसमें इंटरवेंशन कर सकते हो, स्टेरलाइज्ड मेथड से, नॉन स्टेरलाइज्ड मेथड से। तो स्टेरलाइज्ड क्या है, कहते हैं कि व्हेन फेड इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विदाउट एडजस्टिंग फॉर द चेंज इन द मनी सप्लाई, इट इज एंगेजिंग इन नॉन स्टेरलाइज्ड इंटरवेंशन। कि वो अपने मुल्क की जो है मनी सप्लाई को नहीं चेंज करता, उसको एडजस्ट नहीं करता, और वो जस्ट क्या कर देता है कि इंटरवेंट करना शुरू करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो उसके जरिए से जो भी आपके पास जो इंटरवेंशन होगी वो नॉन स्टेरलाइज कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि फेडरल exchanges dollars for foreign currencies in the foreign exchange market in an attempt to strengthen foreign currencies, the dollar money supply increases। कहता है कि वो क्या करता है कि अब जो है डॉलर को जब उसको फ्लोट कर देता है फॉरेन करेंसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें मार्केट में फ्लोट कर देगा, तो क्या हो जाएगा कि डॉलर की सप्लाई भी तो मार्केट में बढ़ जाएगी। तो उसने जो है उस चीज को कंट्रोल नहीं किया, दिस इज कॉल्ड नॉन स्टेरलाइज। और इसके इनवर्स सिचुएशन जो है स्टेरलाइज्ड है। कहता है कि इन स्टेरलाइज्ड इंटरवेंशन द फेडरल intervenes in the foreign exchange markets and simultaneously engages in offsetting transactions in the treasury securities markets. As a result, the dollar money supply is unchanged. तो और वो क्या कर देता है कि जैसे ही जो है वो स्टेरलाइज सिचुएशन में जब वो क्या करता है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेन करने की कोशिश करता है, और वो क्या करता है कि उसके जो है सप्लाई को बढ़ने की नहीं देता। किस तरीके से नहीं बढ़ने देता कि वो वहां पे ट्रेजरी सिक्योरिटीज जो है मार्केट्स में ट्रांजेक्शन्स को ऑफसेट कर देता है, जिससे क्या हो जाता है कि आपके पास जो है जो मनी सप्लाई होती है वो चेंज नहीं हो पाती, और वो जो उसी तरीके से चलती रहती है जैसे पहले चल रही थी। एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है, कहता है कि इफ फेड डिजायर्स टू स्ट्रेंथन द फॉरेन करेंसीज विदाउट अफेक्टिंग द डॉलर मनी सप्लाई, तो उसको क्या करना होगा कि पहली चीज एक्सचेंज डॉलर्स फॉर फॉरेन करेंसीज के वो जो है एक्सचेंज करेगा फॉरेन करेंसीज के मुकाबले में डॉलर्स को, और दूसरी चीज वो क्या करेगा सेल सम ऑफ द इट्स होल्डिंग्स ऑफ ट्रेजरी सिक्योरिटीज फॉर डॉलर्स। तो दूसरी तरफ वो क्या कर लेगा कि अपनी ट्रेजरी सिक्योरिटीज डॉलर के लिए बेचना शुरू कर देगा। तो एक तरफ से वो क्या कर रहा है कि उधर से डॉलर को सेल आउट कर रहा है, दूसरी तरफ से वो वापस जो है डॉलर्स को मंगवा रहा है, वापस परचेज कर रहा है। सो इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा कि वो जो है क्या करेगा कि इन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, और एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिल करेंगे और बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। जिसको जो है इन्होंने एग्जिबिट किया हुआ है अगले पैराग्राफ में। कहता है कि इन द टॉप सेक्शन ऑफ द एग्जिबिट द फेडरल रिजर्व्स अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन द कैनेडियन डॉलर, एंड इन द बॉटम सेक्शन द फेडरल रिजर्व्स अटेम्प्ट टू वीकन द कैनेडियन डॉलर। For each scenario, the graph on the right shows a sterilized intervention involving an intervention exchange of the treasury securities for US dollars that offsets the US dollars flows resulting from exchange currencies. Thus, the sterilized intervention achieved the same exchange of currencies in the foreign market as the non-sterilized intervention, but it involves an additional transaction to prevent adjustment in the US dollar money supply. कि वो जो है साथ में मनी सप्लाई को भी जो है कंट्रोल कर रहा है। किस तरीके से, अगर हम देखें तो पहली चीज हम देखें तो वो क्या करना चाहता है, जब अपनी करेंसी को स्ट्रेंथन करना चाहता है तो सिंपल मार्केट में क्या हो रहा है कि जो है एक्सचेंज कर रहा है कैनेडियन डॉलर्स के साथ डॉलर्स को, उसके जरिए से बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। वीकेंड कर रहा है तो वहां पे भी जो है वो क्या कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है। लेकिन जब हमने देखा कि स्टेरलाइज सिचुएशन है, तो स्टेरलाइज सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, हम जो है थर्ड चीज को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जब वो उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या कर रहा है कि उसको जो है वहां से साइड से परचेजिंग भी कर रहा है। ठीक है, और जहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है उसको वीक करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे वो उसको सेल आउट भी कर रहा है, या जो है उसको जो है क्या कर रहा है इनवर्स सिचुएशन में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो जो है स्टेबलाइज हो सके। नेक्स्ट चीज कहता है कि स्पेकुलेटिंग ऑन डायरेक्ट
इंटरवेंशन, ठीक है, कि आप जो है डायरेक्ट इंटरवेंशन पे स्पेकुलेशन कैसे करोगे। कहता है कि some traders in the foreign exchange market attempt to determine when Federal Reserve intervene is occurring and the extent of the intervention in order to capitalize on the anticipated results of the intervention effort। और जब वो जो है कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं स्पेकुलेशन के लिए बैठे होते हैं, वो जो है इनका मकसद ही क्या होता है, स्पेकुलेट करके प्रॉफिट कमाना। तो जब वो देख लेते हैं कि मार्केट में जो है इंटरवेंशन कर रहे हैं, फेडरल रिजर्व इंटरवेंशन करने वाला है, तो वो बंदा क्या करता है कि वहां पे जो है परचेजिंग करना शुरू कर देता है, उसको जो है इंटरवेंशन को जो है इफेक्ट करना शुरू कर देता है। सो कहते हैं कि नॉर्मली फेडरल रिजर्व अटेम्प्ट टू इंटरवेन विदाउट बीइंग नोटिस्ड, वो कोशिश करता है कि वो जो है नोटिस ना हो, किसी के नोटिस में ना आए कि जो है फेडरल रिजर्व क्या कर रही है, वो करेंसी को सेल आउट कर रही है या परचेज कर रही है। सो कहते हैं कि however the dealers at the major banks trade at the Fed often pass the information to other market participants. Also, when the Fed deals directly with the numerous commercial banks, markets are well aware of that the Fed is intervening. ठीक है, तो आपके जो है जब मार्केट में जब वो क्या कर अपने जो है परचेजिंग या सेलिंग कर रहा होता है, तो मार्केट में पार्टिसिपेंट के साथ भी जो है बैंक जो है वो रिलेटेड होते हैं कमर्शियल बैंक, तो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो जाती है, लीक हो जाती है। जैसे इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, वहां पे जो है लोग क्या करना शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू करना कर देते हैं कि जी करेंसी जो है अब वो परचेज करें या सेल आउट करें, तो वो पहले से ही वहां पे जो है ऑपोजिट में चले जाते हैं, या बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। सो कहते हैं कि इसको हाइड करने के लिए क्या करता है कि द फेड में प्रिटेंड टू बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग डॉलर्स व्हेन इट इज एक्चुअली बाइंग डॉलर्स, और वाइस वर्सा, कि जब वो जो है इंटरेस्टेड होता है सेल करने के लिए, तो वो जो है शो क्या करना शुरू कर देता है कि वो परचेज कर रहा है। और इसलिए वो क्या करता है कि जब भी जो है कमर्शियल बैंक से प्राइसेस मांगता है, तो वो बिड और आस्क कोट्स दोनों मांगता है, बाइंग और सेलिंग प्राइसेस दोनों मांगता है, ताकि जो है बैंक्स को ये प्रेडिक्टेबिलिटी ना हो कि ये जो इसने प्राइस मांगी हुई है, ये परचेजिंग करने के लिए मांगी है या सेलिंग करने के लिए मांगी है। तो वो हमेशा डाउट में रहते हैं, और इस तरीके से वो क्या कर लेते हैं, अपने इस चीज को जो है राज ही राज रहने देता है। जिसको जो है इन्होंने कहा है, कहता है कि इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज वेरी अमंग सेंट्रल बैंक, सम अरेंज फॉर लार्ज ऑर्डर व्हेन दे इंटरवीन, other use several smaller order equivalent to $5 million or $10 million। ये कुछ जो है ह्यूज अमाउंट में जाते हैं, जैसे हमने जो है जापान को देखा था कि $100 बिलियन की तरफ चला गया, कोई जो है ज्यादा इंटरवेंशन करने की कोशिश करता है, वहां पे जो है ज्यादा बाइंग और सेलिंग की तरफ जाता है, कोई जो है क्या करता है स्मॉल अमाउंट पे भी कर सकता है, 5 मिलियन और 10 मिलियन तक। So कहते हैं कि if even the traders determine the extent of central bank intervention, they still cannot know what with certainty what impact it will have on exchange rates। और कहते हैं कि चले उनको ट्रेडर्स को पता चल जाता है, ठीक है, कि वो जो है अपने ट्रेडिंग कर रही है, गवर्नमेंट जो है या बैंक जो है सेंट्रल बैंक जब वो इंटरवेंशन कर रही है, लेकिन उनको ये कंफर्म नहीं होता कि इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर वो ज्यादा परचेज कर लेती है तो क्या होगा, अगर वो ज्यादा सेल आउट कर लेती है दूसरी करेंसी के मुकाबले में, तो क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, वो प्रिडिक्टेबल नहीं होते उनको। सेकंड मेथड हमारे पास जो था वो था इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। इनडायरेक्ट इंटरवेंशन हमारे पास क्या है कि हम जो है जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था, वही जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे, वो क्या करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें जो है हमने क्या कहा था कि इन्फ्लेशन आ जाती है, इन्फ्लेशन आपकी जो है इफेक्ट करती है करेंसी के, ठीक है, दूसरा जो इंटरेस्ट रेट भी तो इफेक्ट कर रहा होता है, इनकम लेवल इफेक्ट कर रहा होता है, कॉर्पोरेट जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है वो इफेक्ट करता है, और एक्सपेक्टेशन आपके पास जो है फ्यूचर एक्सचेंज रेट्स के आते हैं। तो जब आपको जो है इन चीज़ों के इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है इनडायरेक्टली इन चीज़ों पे इन्फ्लुएंस करके। जिसको इन्हें क्या कहा है, कहता है कि द सेंट्रल बैंक्स कैन इन्फ्लुएंस ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स व्हिच इन टर्न कैन अफेक्ट द एक्सचेंज रेट्स। तो वो जो है इन चीज़ों को लेकर आती है, क्योंकि हमारे पास कंबाइंड फार्मूला क्या था कि आपने स्पॉट एक्सचेंज रेट को चेंज करना है, तो इन तमाम के तमाम फैक्टर्स को चेंज लेकर आना होगा। सो कहते हैं कि सिंस दीज वेरिएबल्स विल लाइकली हैव अ मोर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द स्पॉट रेट देन डायरेक्ट इंटरवेंशन, and central bank may use indirect intervention by influencing these variables. Although the central bank can influence all of these variables, it likely focus on interest rate and government controls when using indirect intervention। कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो है इन तमाम चीज़ों को यूज कर सकती है, और डायरेक्ट इंटरवेंशन से ज्यादा इनका इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। और इसलिए जो है गवर्नमेंट क्या करती है कि जो ज्यादातर फोकस अपना रखती है वो इंटरेस्ट रेट पे रखती है, और गवर्नमेंट अपने कंट्रोल्स पे रखती है कि वो जो है रेट्स को कैसे डिटरमाइन करती है, कैसे कंट्रोल करती है, वो जो है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हमने देखा कि गवर्नमेंट एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट किस तरीके से वो करती है, किस तरीके से इसको कंट्रोल करती है। तो हमने प्रीवियसली देखा था, हमने कहा था कि जब आपके जो है मुल्क से पैसे बाहर जाना शुरू हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट्स क्या करती है कि एक्सचेंज रेट्स को जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो दूसरे जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो है मुल्क से बाहर पैसा नहीं लेकर जाते, वो जो है यहीं पे अपने मुल्क में क्या कर देते हैं, करेंसी जब उनको जो है बेनिफिट्स मिलना, प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो यहीं पे इम्पैक्ट जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। से कहता है कि however this strategy adversely affect local borrowers जैसे गवर्नमेंट एजेंसी, कॉर्पोरेशन हो गए या कंज्यूमर्स हो गए, वो जो है इनसे इफेक्ट होते हैं और करेंसी जो है वो वीक हो जाती है। लेकिन वहां पे जो है उनके जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो तो स्टेबल हो जाता है। जैसे कि उन्होंने पहले एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि यूएस के फेड ने क्या कर दिया था, मनी सप्लाई को जो है
उनके जो है उसके एग्जांपल दिए, कहता है कि द फेड कैन अटेम्प्ट टू लोअर इंटरेस्ट रेट बाय इंक्रीजिंग द यूएस मनी सप्लाई। ठीक है कि वो इंटरेस्ट रेट को कैसे वो कर सकता है, कम कर सकता है कि मनी सप्लाई को बढ़ा दें, assuming that inflation expectations are not affected। क्या जो है assumption इसके लिए क्या होगी कि इन्फ्लेशन जो है आपके पास नहीं बढ़ेगी। So कहता है कि lower US interest rate tend to discourage foreign investors from investing in US securities, thereby placing downward pressure on the value of dollar। तो जब लोगों को जो है यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट रेट उनके लिए फेवरेबल नहीं होगा, तो वो दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपकी जो है डॉलर की वैल्यू पे जो है वो डाउनवर्ड प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। और टू बूस्ट द डॉलर वैल्यू द फेडरल कैन अटेम्प्ट टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट बाय रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई। और अगर फेडरल चाहती है कि वो जो है डॉलर की वैल्यू इंक्रीज कर दे, तो वो इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ा देगी और मनी सप्लाई को कम कर देगी। सो कहता है कि इट हैज कॉमनली यूज्ड दिस स्ट्रेटजी अलोंग विद द डायरेक्ट इंटरवेंशन इन द फॉरेन मार्केट। और इसको जो है वो डायरेक्ट इंटरवेंशन के साथ भी मार्केट में इस्तेमाल कर सकती है कंट्रोल करने के लिए। दूसरी एग्जांपल इन्होंने जो है एशियन क्राइसिस से दी हुई है। ठीक है, क्या पहली जो एग्जांपल इसमें इन्होंने दी हुई है, कहता है कि एशियन क्राइसिस जब आई थी तो उन्होंने जो है ब्राजील और लैटिन कंट्रीज को बहुत इफेक्ट कर दिया था। तो और ब्राजील से जो है सारे के सारे पैसे जा रहे थे और दूसरी जगहों पे वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे लोगों ने। तो जब ब्राजील ने इस सिचुएशन को देखा तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने इंटरेस्ट रेट को डबल कर दिया। उन्होंने 40% इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर दिया। तो जिससे क्या हुआ कि जो लोग जो है मुल्क से पैसे बाहर निकाल रहे थे, उन्होंने जो है वापस पैसे यहाँ पे लाना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको डबल प्रॉफिट मिल रहा था। तो जब डबल प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया तो उनकी जो है क्या होगी, उनको बेनिफिट ज्यादा शुरू हो गया, लेकिन जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो खराब होना शुरू हो गई। ठीक हो गया, क्योंकि वहां पे आपको क्या करना पड़ेगी, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग आपके लिए जो है महंगी पड़ना शुरू हो गई, आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो फर्म जो है उस तरीके से बेहतर मूव नहीं कर सकेगी। दूसरी एग्जांपल यही एशियन क्राइसिस की 1997 और 1998 में उन्होंने दी हुई है। कहता है कि साउथ एशियन कंट्रीज की, तो कुछ एशियन कंट्रीज की उन्होंने एग्जांपल दिया। ठीक हो गया कि उसमें जो है उन्होंने भी यही सिचुएशन की, उन्होंने जो है अपनी करेंसी को जो है क्या कर दिया, वीक होने से बचाने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। तो क्या हुआ कि उनके लिए जो है क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट जो है हायर इंटरेस्ट रेट लोकल सिक्योरिटीज जो है वो ज्यादा लोगों के इंटरेस्टिंग हो गई, उनके लिए ज्यादा सोर्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस हो गया, और उन्होंने क्या कर दिया कि अपने जो है सिक्योरिटीज को होल्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके पास क्या हुआ कि जो करेंसी का लोकल एक्सचेंज था वो भी आपके पास जो है रिड्यूस हो गया, और इसने जो है बहुत सी कंट्रीज के लिए जो है फायदा नहीं दिया, लेकिन चाइना और हांगकांग के लिए ये जो है बड़ा पॉलिसी काम आया। थर्ड इन्होंने एग्जांपल आपको दी हुई है रशियन करेंसी की 1998 में, जिसने क्या कर दिया था कि उसकी करेंसी जो है 50%, मोर देन 50% जो है वो डिक्लाइन हो गई। तो वो जो है उसने क्या कर दिया कि अपने जो है स्फीयर और जो है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जब लोगों को देखा उन्होंने कि उसमें जो है करेंसी में, तो उन्होंने जो है आउटफ्लो देखी कि बहुत ज्यादा बाहर जा रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो अपने इंटरेस्ट रेट को ट्रिपल कर दिया, 50 से 150% तक वो जो है उसको बेनिफिट देना शुरू कर दिया। तो टेम्परली तो क्या हुआ कि उससे फायदा हुआ, लेकिन बाद में उसके नुकसान क्या हुए कि जो इन्वेस्टर्स वगैरह के थे उनको तो हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहे थे, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी रुक गई, क्योंकि आपको जो है ये ट्रिपल पेमेंट्स देनी पड़ी, कॉस्ट ऑफ बोरिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई। दूसरा हमने क्या चीज कहा कि गवर्नमेंट क्या करती है कि वो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को इस्तेमाल करती है। तो गवर्नमेंट जिस तरीके से हमने जो है प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो अपनी इंटरवेंशन को बढ़ा देती है, वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह एक्सचेंज उस पर लगा देती है, तो उससे क्या हो जाता है कि मूवमेंट जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। सो कहते हैं कि अंडर सेवियर प्रेशर हाउएवर दे टेंड टू लेट द करेंसी फ्लो टेम्परली टुवर्ड्स इट्स मार्केट डिटरमाइंड लेवल एंड सेट न्यू बैंड्स अराउंड द लेवल। तो वो क्या कर दिया कि इस किस्म की सिचुएशन में जो है मार्केट को थोड़ा सा फ्लोट करना शुरू कर देती है, कि आप जो है मार्केट को फ्लोट कर दो, मार्केट में जो करेंसी ओपनली फ्लोट होना शुरू हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट जो है अपना जो ओरिजिनल जगह होगी वहां पे आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगी, अपने जगह पे जैसे ही आ जाएगा तो आप उसके लिए वो प्राइस रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। वेनेजुएला ने यही चीज की थी 1990s में के मिड में। कहता है कि वेनेजुएला imposed foreign exchange controls on its currency in 1996 April. Venezuela removed its control on the foreign exchange and the bolivar declined by 42% next day. कि उसने क्या कर दिया कि उसने जो है जैसे अपना एक प्राइस उसने फिक्स की थी उस पर चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने क्या कर दिया, उसके कंट्रोल को खत्म कर दिया, एक्सचेंज रेट को ओपन कर दिया मार्केट के लिए, तो मार्केट में जब हमने क्या कहा कि 20% से ज्यादा वो जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, डिक्लाइन आ जाता है। तो इसीलिए जो है उसके नेक्स्ट डे पे 42% डिक्लाइन आया करेंसी में। और कहता है कि ये रिजल्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं कि these results suggest that market determined exchange rate of the bolivar was substantially lower than the exchange rate at which the government artificially set the bolivar। कि गवर्नमेंट ने जो है क्या किया था, एक आर्टिफिशियल उसके लिए प्राइस सेट की थी, लेकिन रियलिटी में वो चीज क्या थी, बहुत ही लो थी, क्योंकि उसका रेट जो है बहुत ही कम था। लास्ट जो हमारा टॉपिक का पोर्शन है इसका, वो हमारा क्या था, वो था इंटरवेंशन एज ए पॉलिसी टूल, कि आप जो इंटरवेंशन को एज ए पॉलिसी टूल कैसे इस्तेमाल करते हो, गवर्नमेंट उसको कैसे इस्तेमाल करती है। तो कहता है कि जैसे गवर्नमेंट क्या करता है कि मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसीज के जरिए से क्या करती है कि ऑन करती है कि वो अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करे।
इसी तरीके से वो क्या करती है कि अपनी करेंसी को, होम करेंसी को इम्प्रूव करने के लिए और जो है अपनी करेंसी को बेहतर बनाने के लिए, कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए क्या करती है, वो जो है इंटरवेंशन को एज ए पॉलिसी टूल इस्तेमाल करती है। और ये टूल कैसे काम करता है, जैसे एक्सचेंज रेट का टूल जो है वो आपके ऐसे ही काम करता है जैसे आपके पास जो है टैक्सेस करते हैं, जैसे मनी सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये फिस्कल पॉलिसी क्या है, टैक्सेस वगैरह पे हम बेस करते हैं। जो है मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है, मनी सप्लाई की सर्विस रेट है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सचेंज रेट को अप एंड डाउन करती है और इसी चीज के जरिए से इसको कंट्रोल करती है। कैसे करती है? पहली चीज कहता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ होम वीक होम करेंसी ऑन द इकोनॉमी, कि अगर आपकी करेंसी की वीक होगी, होम करेंसी वीक होगी तो आपकी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आपकी जो है होम करेंसी जो है वीक होगी तो आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। जब आपकी जो है एक्सपोर्ट इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा कि आपके जो है प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइसेस पे बिकना शुरू हो जाएंगे और आपके मुल्क में क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है क्या हो जाएगी, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपकी जो है इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। जब इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी तो इससे क्या हो जाएगा, आपके मुल्क के अंदर जो है चीजों की प्राइसेस कम हो जाएंगी। जैसे इन्होंने 1990s में यूएस के डॉलर के वीक की एग्जांपल दिया। मैं आपको जो अपने मुल्क की करेंसी की एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके मुल्क ने क्या कर दिया कि जो है इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी और आपकी करेंसी को वीक कर दिया ताकि एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो जाए। उससे क्या हुआ कि आपके जो है मार्केट में, जैसे टोयोटा की एग्जांपल ले लें, उसकी प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि उसके पास जो है ओपन मार्केट हो चुकी है। वो जितना चार्ज करना चाहे वो चार्ज कर सकते हैं क्योंकि उसके साथ कोई भी कंपटीटर यहाँ पे मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि बाहर की चीजें महंगी हो गई, बाहर की जो है कार्स महंगी हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से जो है यूएस और उसमें भी सिचुएशन थी जहाँ पे उन्होंने जो है एक्सपोर्टर्स ने तो फायदा उठाया लेकिन इम्पोर्टर्स जो थे उनको प्रॉब्लम फेस हुई और उन्होंने जो है जो लोकल लोग थे उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर। सेकंड चीज कहता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्ट्रांग होम करेंसी ऑन इकोनॉमी। स्ट्रांग होम करेंसी का इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा। जब जाहिर सी बात है कि आपकी करेंसी जो है स्ट्रांग हो जाएगी तो आपकी जो है इंपोर्ट्स सस्ती हो जाएंगी और एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। तो जब इंपोर्ट जो आपके लिए सस्ती हो जाएंगी तो आपके मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक है और फॉरेन कंपटीशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब वो चीजें बढ़ना शुरू हो जाएंगी तो इन्फ्लेशन मुल्क में कम हो जाएगा और आपके लोगों को जो है वो चीजें सस्ती मिलना शुरू हो जाएंगी, उनके पास चॉइसेस आ जाएंगी और आपके पास जो है क्या हो जाएगी कि आपके मुल्क में जो है कहता है कि दो स्ट्रॉन्ग करेंसी इज पॉसिबल क्योर फॉर हाई इन्फ्लेशन, इट मे कॉज हायर अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द अट्रैक्टिव फॉरेन प्राइसेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग होम करेंसी। ठीक है, कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो सकती है, आपके मुल्क में चीज़ों की प्राइस कम हो जाएगी और वो क्या करेगा कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है इसकी वजह से बढ़ जाएगी क्योंकि वो जो है आपकी क्या हो जाएगी कि अट्रैक्टिव फॉरेन प्राइसेस जो है उनकी बढ़ जाएंगी तो वो वहां से चीज़ें खरीदना शुरू करेंगे, फॉरेन ब्रांड्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। So कहते हैं कि the ideal value of the currency depends on the perspective of the currency country and the officials who must make these decisions. The strength or the weakness of a currency is just one of the many factors that influences on a country's economic conditions. कि आपकी जो है जिस तरीके से हमने कहा कि करेंसी की स्ट्रेंथ है, वीकनेस जो है अप एंड डाउन आ रहा होता है, उसको जो है बाकी फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सिर्फ एक आपके पास जो है इकोनॉमिक कंडीशंस जितनी हमारे पास, जिस तरह इकोनॉमिक कंडीशंस आपको इफेक्ट करी, इस तरीके से कंट्री की आपकी करेंसी भी जो है क्या करती है, आपके डिसीजंस को इफेक्ट करती है। सो लास्ट में क्या कहता है कि बाय कंबाइनिंग दिस डिस्कशन, ठीक है, इस डिस्कशन को जब हम कंबाइन कर ले, जो हमने प्रीवियसली देखा था इन्फ्लेशन रेट पे जो इफेक्ट पड़ते हैं डिटर्मिनेशन वाले, और जो अभी हमने जो है कहा कि इन्फ्लेशन पे जो है इफेक्ट पड़ता है उसका, तो कहता है कि इसके दरमियान आप जो है एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, एक डायनामिक पिक्चर आपको मिल सकती है। कहता है किस तरीके से, कहता है कि डॉलर वीक डॉलर प्लेसेस अपवर्ड प्रेशर ऑन द यूएस इन्फ्लेशन, कि अगर आपका डॉलर जो है वीक है तो वो क्या करेगा, यूएस में इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा, विच इन टर्न प्लेसेस फर्दर डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द वैल्यू ऑफ डॉलर, जिसकी वजह से मजीद प्रेशर किस पे पड़ेगा, डॉलर पे पड़ेगा। A strong dollar places downward pressure on the inflation and on the US economic growth, which in turn places further upward pressure on the dollar। और अगर आपकी करेंसी जो है स्ट्रांग होगी तो वो क्या करेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ाएगी। ठीक हो गया, इन्फ्लेशन को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी क्योंकि डाउनवर्ड प्रेशर इन्फ्लेशन पे आएगा और इकोनॉमी भी आपकी क्या हो जाएगी, वो ग्रो करेगी और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी करेंसी जो है मजीद ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। कहते हैं कि दिस द इंटरेक्शन among exchange rates, government policies and economic factors is illustrated in exhibit 6.4. As already mentioned, factors other than home currency strengthen affect employment, unemployment or inflation. Likewise, factor other than unemployment and the inflation level influences a currency strength. The cycle that has been described here often interrupted by these factors, these other factors, and therefore will not continually indefinitely। और इसको जो है कहता है कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट और ये चीजें जो है स्ट्रेंथन होती हैं, ये जो है करेंसी पे डिपेंड करती है, उसका भी इम्पैक्ट हमारे पास पड़ता है। और ये किस तरीके से काम करती है, जैसे हमने जो है यहाँ पे देखा कि आपके मुल्क में तीन चीजें जो है हम देख रहे हैं कि क्या है, कि आपके जो है जो रिलेटिव इंटरेस्ट रेट्स है, इन्फ्लेशन रेट है और नेशनल इनकम लेवल है,
वो क्या करती हैं कि डिफरेंट चीज़ों को इफेक्ट कर रही हैं। इंटरेस्ट रेट किसको इफेक्ट कर रहे हैं? आपके मुल्क में फ्लो ऑफ कैपिटल को इफेक्ट कर रही हैं। एंड जो है आपके पास रेट इन्फ्लेशन रेट और रेट इनकम क्या करती है? वो ट्रेड को इफेक्ट करती है। जब ये दोनों इफेक्ट करती हैं तो इससे का इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ता है? आपके एक्सचेंज रेट पे पड़ता है। और इस एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फिर क्या करती है? वो इंटरवेन करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में, या जो है वो क्या करती है? परचेजेस करती है, या जो है वो सेल्स ऑफ करेंसी करती है। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसके जो है टैक्सेस वगैरह लगा रही है, ये हो गया, और टैरिफ कोटास और ये जो है ट्रेड बैरियर्स जो है उनके लिए क्रिएट कर रही है ताकि ट्रेडिंग जो है वो लिमिटेड हो सके। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस कर दिया, जिसमें जो है हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया कि गवर्नमेंट किस तरीके से इन चीज़ों में इंटरवेन करती है और गवर्नमेंट किस तरीके से करेंसी को जो है कंट्रोल करने की, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।